नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया का मामला हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, चाहे सारा इंडिया का भुगतान का मामला हो, आंदोलन का मामला हो। लगातार हम लोग विस्तार से आप लोगों के सामने सारे मुद्दे ला रहे हैं। आज सारा इंडिया का भुगतान, उसमें बाधा और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था सेबी से 5,000 करोड़ रुपया रिलीज करने का, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला था, इन सब बातों के लेकर हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय जन कल्याण मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लीगल एडवाइजर अनिल सिंह एडवोकेट से। अनिल सिंह एडवोकेट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के इस लागना लपेट कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार चरण सिंह साहब, आपकी मीडिया को कोटि कोटि धन्यवाद और नमस्कार कि आप आज पीड़ितों की आवाज बने हैं और आप लगातार, आपकी मीडिया ऐसी है जो दीन दुखियों और पीड़ितों की आवाज उठाती है, वो चाहे सहारा का मुद्दा हो, चाहे पीएसएल का मुद्दा हो, या कोई रियल एस्टेट हाउसिंग में कहीं घोटाला हुआ हो, या पहलवानों का, हमारी जो पहलवान बहनें हैं उनकी कोई समस्याओं हो। आप जैसे जब तक यहाँ मीडिया हमारी स्वतंत्र मीडिया के रूप में काम करती रहेगी, तो मुझे विश्वास है कि ये भारत का जो चौथा स्तंभ आप हैं, जब तक आप लोग हैं तब तक भारत की जो स्वतंत्रता का मतलब कुछ दिखेगा सड़क पे। वरना बहुत सी मीडिया तो बातों को उठाती ही नहीं है और सरकार और प्रशासन तो हमेशा मैटर को दबाती रहती है। जी सर। जी अनिल सिंह जी, पहला ही मेरा प्रश्न है, अभी मैं देख रहा था कुछ पोर्टल की बात चल रही है, सरकारी पोर्टल की, थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट भी हैं, हमने प्रिंट करवा करके रखा हुआ है। ये कई व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल है और कई यूट्यूब मीडिया में भी ये चीजें वायरल हो रखी है। देखिए, पोर्टल आने की अनाउंसमेंट हुई थी आज से 2 महीना पहले। एक चुनावी सभा के दौरान में अमित शाह ने सहारा के मुद्दे को टच करते हुए एक छोटा सा स्पीच दिया था। उसकी भी वीडियो कई जगह वायरल है, हमारे पास भी है और कई जगह वो है। उसमें उन्होंने कहा था कि सोसाइटी के 4 जो सोसाइटी के हैं, रजिस्ट्रेशन तो 4 के ही है, पॉलिसी उसी में बहुत से और भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार में अप्लाई करिए, 4 महीने में आपका पेमेंट मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और इस संबंध में जो लीगल एक्शन होगा, ये सारी कार्रवाइयां की जाएगी, रोड मैप बहुत जल्द जारी किया जाएगा। तो रोड मैप का मतलब पोर्टल आने वाला था, उससे संबंधित यह नोटिफिकेशन अब आ चुका है, जो अभी हमारे हाथ में ये पेपर लहरा रहा है। तो देखिए, 2 महीना तो गुजर गया, 2 महीना गुजर गया और चुनाव आने वाला है, नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन सरकार का एक पहल है, अमित शाह जी का, सरकारी काम को करने में एक समय तो लगता है। खुद की बात तो है नहीं कि अपनी स्कूटर है, एक किक मारा और स्टार्ट करके सब्जी मंडी में जाकर के आलू प्याज टमाटर ले आए, ऐसा होता है सिर्फ पर्सनल। लेकिन सरकारी मैटर में थोड़ा समय लगता है। 2 महीना काफी वक्त लग गया, ये एक खेद का विषय है, इतना समय नहीं लगना था। मगर देर से ही दुरुस्त आया, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। और जितने भी संगठन हैं, एक संगठन का मैं नाम नहीं लूंगा, जितने भी संगठन है, वो चाहे अखिल भारतीय जन कल्याण मंच हो, जब तक ठगी पीड़ित वाला मदन लाल जाता हो, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन हो, और इंद्रवर्धन राठौर जी का रंग दे बसंती हो, राजन सिंह सूर्यवंशी का अपना भारतीय समाजवादी पार्टी हो, और आप जैसी मीडिया का योगदान हो, तो ये आपकी मीडिया को सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूं। बाकी संगठन तो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया यदि संगठन और सरकार की हर चीजों को यदि हाईलाइटेड नहीं करती, तो आज हम इस सफलता की सीढ़ियों पे जो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं पेमेंट के नजदीक में, ये नहीं हो पाता। इसमें आपका योगदान सबसे पहले है, उसके बाद मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा और सबसे लास्ट में तमाम संगठन को मैं धन्यगह दूंगा कि संगठनों ने लगातार सरकार पे प्रेशर बनाया और उसका परिणाम है कि पोर्टल आया। जी अनिल सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह ने जो हरिद्वार में स्पीच दी थी, इसके संदर्भ में, तो उसमें बोला कि 10 करोड़ लोगों को ये पैसा जो दिया जाएगा, तो 10 करोड़ लोगों में तो 500-500 रुपए भी नहीं आ रहा है। और दूसरा एक प्रश्न इसके साथ में ये है कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जो राष्ट्रीय संयोजक है मदन लाल आजाद, उनसे मेरी इंटरव्यू मैंने किया उनका, तो उनसे मैंने ये प्रश्न पूछा, उनका ये कहना था कि सेबी कोई पैसा नहीं दे रहा है और वो पुनर्विचार याचिका दायर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में एक अंकित जुनेजा है, दिल्ली हाई कोर्ट के वकील, वो सहारा का मामला भी बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। तो वो कह रहे देखो, अधिकार है, सेबी को जा सकता है, लेकिन उस बारे में कोई मुझे खास जानकारी नहीं है। तो ये दो मामले, एक तो 10 करोड़ निवेशकों में यदि 5,000 करोड़ रुपए बांटा जाता है, तो वो
क्या 10 करोड़ लोगों में बटेगा, या शुरुआती जो लोग हैं निवेशक उनमें बटेगा, या दूसरा सेबी क्या पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। जी जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद पहले तो कर। आपके दो सवाल है मुख्य तौर पर राउंड करके। फर्स्ट सवाल यह है कि 5,000 करोड़ का क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो मैं बता दूं कि सहारा इंडिया के डाटा के हिसाब से 13,000 करोड़ निवेशक हैं, और एजेंट और स्टाफ की तो भैया वो उनकी संख्या अलग है। तो जो स्टाफ थे उन्होंने भी सहारा में पैसा जमा किया, जो एजेंट थे उन्होंने भी अपना व्यक्तिगत कमाई सहारा के एफडी में और आरडी में डाले थे, और निवेशक जो है पॉलिसी होल्डर है वो तो ऑलरेडी है। तो 5,000 करोड़ से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। शायद 500-500 रुपया तो बहुत ज्यादा सोच लिया गया। अगर 13,000 करोड़ रुपया, 13,000 करोड़ जमा करता में सिर्फ बटेगा, आप एजेंट को छोड़ दीजिए, जो ऑफिस का स्टाफ है उनको छोड़ दीजिए, तो शायद 500 क्या 100 रुपया भी शायद कम पड़ेगा, 100 रुपया भी कम पड़ेगा, 100 रुपया भी नहीं मिल पाएगा। हाँ होगा क्या, मैं इस पे रोशनी बहुत कम शब्द में डाल देता हूं। देखिए, सेंट्रल रजिस्ट्रार में अप्लाई हो रहा है 2016-17 से, धीरे 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 आज के डेट में हजारों लाखों की संख्या में एप्लीकेशन जा रहा है। तो जिन लोगों ने बहुत पहले अप्लाई किया था सेंट्रल रजिस्ट्रार में, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार सहारा के पॉलिसी होल्डरों के पेमेंट को फिक्स करने के लिए कानूनी तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल किया था, और उसमें फर्स्ट बैच से 4 बैच तक, 5वां बैच तक का पेमेंट का ऑर्डर आया। 4 बैच तक का तो मेरे पास था, जो हमने डोजियर में वायरल कर दिया था डाल करके उसको पीडीएफ के रूप में, जब डोजियर हमने बनाया था। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले मिलेगा तो किसको मिलेगा, मिलने का नियम क्या है, एज एडवोकेट मैं बोल रहा हूं, पार्टी की प्रवक्ता भी बोल रहा हूं। क्या नियम कहता है, सबसे पहले तो कोर्ट का ऑर्डर आएगा, और दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था पीआईएल का, उसको मॉनिटरिंग कर रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो नियमतः सबसे पहले कोर्ट के ऑर्डर का पालन होगा, यानी कि एक बैच से लेकर के 4 या 5 बैच जितना तक ऑर्डर आया है पेमेंट का, सबसे पहले उनको मिलेगा। उसके बाद फिर पैसा किनको मिलेगा, जिन लोगों ने सीआरसी में अप्लाई किया और वो अभी कोर्ट के ऑर्डर के अंदर है, यानी कि अभी वो अंडर जुरिस्डिक्शन, अभी हियरिंग है, वो अभी उस पर कोई फाइनल ऑर्डर या पार्शियल ऑर्डर नहीं आया है, तो वो उनका तो बाद में आएगा ना। और सबसे लास्ट में आएगा जो लोग सीआरसी में अभी अप्लाई कर रहे हैं। तो 3 पैरामीटर हमने बताए पेमेंट का। ये तो 5,000 करोड़ तो कब बट जाएगा, फर्स्ट बैच या सेकंड बैच में, आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ, एक शुरुआत हो चुकी है, और अमित शाह ने जैसा कहा था चुनावी जुमले में, उसको लोग कहते थे चुनावी जुमला है, हम भी कहा करते थे, मैं भी कई मीडिया पे हमने भी कहा कि चुनावी जुमला, क्योंकि 2 माह बीत गया तो अभी तो चुनावी जुमला कहना ही पड़ जाता है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि अरे भैया 2 सप्ताह में नहीं मिलेगा तो 1 महीना के बाद कम से कम पोर्टल आ जाना था, पेमेंट की प्रक्रिया चालू हो जानी थी। तो ये सब नहीं हुआ, लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, अमित शाह जी को, कि उन्होंने जो कहा वो अब शुरुआती हो चुकी है। तो मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं, बीजेपी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्टिकुलर अमित शाह जी को मैं धन्यवाद करता हूं। हाँ, 5,000 करोड़ में क्या होगा वो मैंने रोड मैप बतला दिया है। और ये भी कहा था एक चुनावी सभा में अमित शाह जी ने, पहले 5,000 करोड़ का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, फिर कहा कि सोसाइटी के बाकी जो है वो 86,000 और 936,000 करोड़ रुपया वो था, बताया कि ये मूलधन है, तो ये भी लोगों को मिलेगा। मूलधन, लेट फाइन, उसका जो ब्याज है दिन का, ये भी हवा में चल रहा था, कई मीडिया बोल रहे थे, और कि मूलधन का मिलेगा क्या, हमको लेट फाइन और ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भैया भारत में कानून चलता है, यहाँ गुंडागर्दी और तालिबानी कानून नहीं है, भारत का संविधान यहाँ लागू है, और जब होगा तो नियम के साथ होगा। जो वित्त मंत्रालय का नियम है, आरबीआई का नियम है, उसका पालन होगा। और वित्त मंत्रालय, आरबीआई का नियम यही कहता है कि अगर किसी का 1 रुपया भी देनदारी है तो वो विथ इंटरेस्ट डिले फाइन के साथ आपको मिलेगा, तो मिलना तो तय है। तो अब रही बात बाकी जो 86,000 करोड़, तो ये 5,000 करोड़ पहले तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो जेन्युइन लोग हैं, लोग पहले इसका भौतिक सत्यापन, सहारा से इसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा कि भाई ओरिजिनल कौन है जो पॉलिसी होल्डर है। जब भौतिक सत्यापन होगी तो फिर उनके खाते में डायरेक्ट पेमेंट जाएगा, इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई बीच में देने वाला और लेने वाले के बीच में बातचीत होगी, तो सरकार की वो सरकारी मशीनरी होगी और डायरेक्ट उनका पेमेंट होगा। और बाकी जो पैसा जो रेस्ट रह गया है उनका भी जब रिलीज हो जाएगा तो एक बात तो पक्का है कि सोसाइटी के जितने पॉलिसी होल्डर है सबको पेमेंट मिलेगा। पुनर्विचार याचिका पे क्या कहना आपका? हाँ, अब इस पे मैं आ रहा था जी। देखिए, सेबी को पावर है, मैं बता दूं कि अगर हम कानूनी बात करें और बिना लाग न लपेट की बात करें, तो एज ए मैं लीगल जो
जो ट्रैक है, जो लीगल, जो कानून का जो तकाजा है, वो कहता है कि सहारा से भी विवाद में सेबी के पास जो पैसा था और है अभी भी, वो है हाउसिंग और रियल एस्टेट के पॉलिसी होल्डर का। ये मिलना नहीं चाहिए। ये पैसा अगर मिलता है किसी दूसरे पॉलिसी होल्डर में, तो ये एक गैर कानूनी हरकत होगा। एज एडवोकेट ये मैं बोल रहा हूं। पैसा मुझे भी चाहिए। अगर कोई ये बोलेगा हमारी स्पीच के बाद में कि वकील साहब तो वकालत पे उतर आए, भैया मैं तो वही कहूंगा, यदि तिरंगा में 3 रंग है तो मैं तो किसी के, मेरे गर्दन पे कोई छुरी रख देगा तो बोलेगा गला काट दूंगा अनिल सिंह तुम्हारी, तुम बोलो 100 रंग है, अरे कट जाएंगे कतरा कतरा यार, डरता कौन है तुमसे। तो सीधी सी बात है, मैं वही कहूंगा जो कानून संबद्ध है। तो मैं बता दूं कि वो पैसा हाउसिंग और रियल एस्टेट का होल्डरों का है, और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट के डिसीजन के बाद वो पैसा सेबी के अकाउंट में जमा हुआ है, जो सहारा ने जमा किया है। और वो मिलना था किसको और मिलेगा किसको और मिलना किसको चाहिए? सिर्फ हाउसिंग और रियल एस्टेट के बॉन्ड होल्डर को मिलना चाहिए सहारा वो में पैसा। वो लेकिन एक ऑर्डर आ गया पीछे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, सरकार के दबाव में ऑर्डर दिया कि वो पैसा निष्क्रिय पड़ा हुआ है, तो उस पैसे को हम उपयोग कर लें। ठीक है, अगर निष्क्रिय किसी के अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो पैसा किसी और का है, किसी और पॉलिसी होल्डर का है, वो पैसा अगर रिलीज कर देगा, अगर वो जिसको आपने रिलीज कर दिया, और हाउसिंग और रियल एस्टेट वाला जब पैसा मांगने आ जाएगा तब पैसा सेबी कहां से देगा? तो उस दिन तो वो अंदर चला जाएगा, सेबी के जो अधिकारी है वो जेल चले जाएंगे, क्योंकि कानून कहता है कि वो पैसा सिर्फ हाउसिंग और रियल एस्टेट होल्डर का है, इसके अलावा किसी का नहीं है। अगर मांगने आए तो ठीक, नहीं मांगने आए तो वो निष्क्रिय ही पड़ा रहेगा, और सरकार उस पैसे पर काबिज होगी, अनिल उस सिंह फंड जी, पे। और जिस दिन कोई भी आएगा बोनाफाइड हाउसिंग और रियल एस्टेट का, तो उसको वो पैसा मिलेगा। अनिल बिल्कुल सिंह सही है, जी, सेबी जा सकती है और जाना चाहिए। अनिल सिंह जी, सहारा में बड़ी चर्चा है इस समय कि पैसा मिल रहा है 2010 से 2022 तक का जो निवेशकों का है, तो क्या ये 5,000 करोड़ की बात है, या कि सुब्रत राय और अलग से फंडिंग की व्यवस्था करके पैसा दे रहे हैं? देखिए, जहां तक सुब्रत राय और उनके मैनेजमेंट की फंडिंग की बात है, ये तो उसके अधिकारी ही ज्यादा अच्छा ट्रांसपेरेंट दे सकते हैं, क्योंकि वो उनका मैटर है, मैं उसमें नहीं जा सकता हूं। हाँ, जो हवा में जो आ रही है चीजें, अभी हम भी जो कुछ देख रहे हैं, मेरे जानकारी में भी है। तो देखिए, सहारा का जो अगर लेटर पैड पे अगर कुछ जानकारी होता है, तो हम उसको 1 मिनट के लिए सही मान सकते हैं। लेकिन सहारा का लेटर पैड आजकल क्या हो रहा है, मार्काफीना विभाग क्या कर रही है, जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है, कुछ भी होता है, या अभी 10 जून को सहारा का सुब्रत राय जी का जन्मदिन मनाने की बात हो रही थी, तो मैंने देखा कि जैसे ही कई संगठन ने इसका विरोध किया कि हम काला दिवस मनाएंगे, एक मार्काफीना विभाग के द्वारा एक नोटिस दे दिया गया। तो हम तो उसको लेटर को, मैं तो बोलता हूं कि वो बोगस है, क्योंकि वो एक लेटर था जिसमें मार्काफीना विभाग लिखा हुआ है, उस पर न दस्तखत है, न ऑफिस की मुहर है, न ओरिजिनल साइन है, न लेटर नंबर है सहारा का। वो एक बोगस और जाली था मार्काफीना विभाग के नाम पे। तो इस तरह का लेटर यदि घूम रहा है, तो मैं बोलूंगा कि फेक है, उस पर कोई विश्वास ना करे। हाँ, सहारा मैनेजमेंट यदि कहता है कि जो भी है अतिरिक्त फंड, भाई लिया तो है सहारा पैसा, सेंट्रल रजिस्ट्रार तो लिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो लिया नहीं है, सहकारिता मंत्री तो लिया नहीं है, लेनदार और देनदार है सहारा। लेकिन चूंकि सहारा नहीं दे रहा है, तो अब इसमें सहकारिता मंत्री, सेंट्रल रजिस्ट्रार और कोर्ट तीनों काम कर रही है। तो ये मैं तीनों को बधाई दूं, धन्यवाद दूं। अच्छी बात है अगर सहारा मैनेजमेंट अतिरिक्त फंड भी देते हैं, जो जिससे सोसाइटी के सभी पॉलिसी होल्डरों का पेमेंट हो जाए, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य होगा, और मैं इसके लिए सहारा मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सहारा में लंबे समय तक काम किया आपने, तो सहारा में जी, बोगस क्या, फेर क्या, थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल डालेंगे। देखिए, अभी मुझे साल भर का जो तजुर्बा है, जो मैं संगठन में था, पिछले संगठन में मैं था संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन में, उसमें संघर्ष न्याय मोर्चा में मैं पार्टी प्रवक्ता और विधि विशेषज्ञ के रूप में मैं काम कर रहा था। तो हमने जो देखा, जैसे कि एक लेटर ये है हमारे पास, तो अगर ये लेटर जारी होता है तो गजट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो इस पे यहाँ नंबर है, यहाँ सेक्शन पड़ा हुआ है। जब पेपर में जब कोई गजट जब जारी किया जाता है, तो उस पे नोटिफिकेशन बाजाबता डेटेड नंबर वगैरह सब रहता है, और सरकार की दस्तखत मुहर के साथ रहती है पूरा। तो और किस पेपर में प्रकाशित हुआ, किन किन पेपर में, ये सब जानकारियां रहती है। और यदि सहारा मैनेजमेंट जैसा आदमी यदि कोई इस तरह का लेटर जारी कर रहा है, तो सहारा का उस पर लोगो रहता है, उसके बाद में पत्रांक संख्या रहता है, डेट रहता है, पूरा नीचे जो वो नोटिस कर रहा है वो मैटर रहता है, मटेरियल जो छपा हुआ है, जैसे कि इस पे कुछ छपा हुआ है कुछ लाइन। और सबसे लास्ट में कौन जिया कादरी है, मार्काफीना विभाग का इंचार्ज, या कौन है, या कोई भी हो जो डायरेक्टर चेयरमैन को भी नोटिस जारी कर रहा है, तो उसके यहाँ दस्तखत होते हैं।
और उसकी सील होती है ऑफिस, दैट मीन्स मुहर। वो कुछ भी, मैंने कई ऐसे नोटिस देखे, मैं बता दूं कि 75% नोटिस फेक थे और बोगस थे। जब भी वो जारी हुआ किसी मैनेजर को, किसी फ्रेंचाइजी रीजनल सेक्टर या जोनल ऑफिस में यदि इस तरह का जब जब दबाव पड़ा पेमेंट का, तो मैं बता दूं कि मैनेजर ने क्या किया, तत्काल एक लेटर पैड जारी कर दिया। और लेटर पैड जारी करने के बाद में क्या हुआ, बहुत आसान काम उन्होंने किया। एक लेटर जारी कर दिया, उसमें ना दस्तखत का पता है, ना मुहर का पता है, ना लेटर नंबर का पता है, पत्रांक संख्या, बस कुछ भी डेट लिख दिया। तो ऐसे ऐसे तो कई हमने हालात देखे हैं साहब। अनिल सिंह जी, इस समय देखा जा रहा है जो संगठन है सारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और आरोप प्रत्यारोप में देखा जा रहा है जो लड़ाई की एक मजबूती आधार मिला था लड़ाई का सारा इंडिया के खिलाफ, वो मुझे कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? स्वाभाविक है, देखिए, ये एलिगेशन मैं सारा आंखों पे लेता हूँ और इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। देखिए, संगठन टूटा कौन? संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन टुकड़े टुकड़े में बिखर गया। जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान पहला ब्रेकअप हुआ, अभी दूसरा ब्रेकअप पिछले महीना हुआ है। और ये लगातार अधिकारी जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला सचिव हैं, जिला के पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता एक सेंट्रल कमेटी में थी, जो जो संगठन का एक पार्टी प्रवक्ता होता है, और पार्टी प्रवक्ता डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमने उसको बनवाया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और पार्टी के प्रवक्ता होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज। रोज मैं देख रहा हूं हर वीक में कुछ लोग रिजाइन दे रहे हैं। ये रिजाइन देने का सिलसिला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो पता नहीं है कब रुकेगा। और ये इसके लिए सब कुछ जिम्मेवार है तो संगठन के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनको कहूंगा, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि संगठन के जो मेंबर हैं वो एक लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं कि नेशनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, स्टेट वाइज भी संगठन का बैंक अकाउंट होना चाहिए, संगठन का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है सर्टिफिकेट वायरल होना चाहिए। वायरल हो नहीं रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले शुक्ला जी को जब ज्यादा प्रेशर दिया गया तो उन्होंने बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और लोगों को इंसल्ट करते हुए उन्होंने कहा, पेज इस तरह लहरा रहे थे और बार बार वो पेज लहरा रहे थे, बोल रहे थे देख लो ये काला अक्षर में लिखा हुआ है, पढ़ लो, काला अक्षर अगर नहीं पढ़ सकते हो तो काला अक्षर भैंस बराबर, इस तरह के वो शब्दों को इस्तेमाल कर रहे थे। ये हुडिंग वाली शब्द मैं इसको बोलता हूँ, किसी को आप इंसल्ट कर रहे हैं। तो इन चीजों की कमी है। अगर और वो दिखला भी रहे थे तो मैं बता दूं, विश्व सनातन चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, ये जो हिंदू सभा वाली है, उसका वो रजिस्ट्रेशन दिखला रहे थे, तो उसके रजिस्ट्रेशन से संगठन को कोई लेना देना नहीं है। वो संगठन अलग है शुक्ला जी का, और मुख्य संगठन क्या है, उसका नाम है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। इसका सर्टिफिकेट शुक्ला जी को दिखलाना चाहिए, इसका पैन नंबर दिखलाना चाहिए, इसका बैंक अकाउंट डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो इन चीजों की कमी रही है संगठन में, तो इसके चलते उसमें टूट हो रहा है। और रही हम आज जिस संगठन में हैं, तो मैं बता दूं कि फरवरी 2023 में हम जब संयुक्त ऑल इंडिया से जब हटे, साइड हुए, तो हमने अखिल भारतीय जन कल्याण मंच को ज्वाइन किया। हमारे मित्र हैं अमन श्रीवास्तव, जो कलकत्ता हाईकोर्ट में बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं और अच्छे लोग हैं, तो उनका तो साफ सुथरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। उन्होंने साफ साफ लेटर के द्वारा सब अपने ग्रुपों में वायरल कर दिया। जब तक मदन लाल जी का, आजाद जी का है, उन्होंने वायरल किया। तो फिर अपना भारतीय समाजवादी पार्टी है राजन सिंह सूर्यवंशी का, उन्होंने भी सर्टिफिकेट जारी कर दिया रजिस्ट्रेशन नंबर में। इंद्रवर्धन राठौर का संगठन है रंगदे बसंती। तो सभी लोगों ने, जितने भी हैं जो संगठन आज के डेट में चला रहे हैं, सभी लोगों ने अपना लाइसेंस बिल्कुल ऐसे दिखला दिया जैसे मैं आज हाथ दिखला रहा हूं। अब एक सवाल सिर्फ रह गया है, वो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन। लेकिन शुक्ला जी को लगता है हमने दिखला दिया, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी पीडीएफ भी जारी करूंगा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो दिखलाने की उनकी मंशा है, तो वो पीडीएफ भी जारी कर दें तो अच्छी बात है, लेकिन वो संगठन का नहीं है, वो विश्व सनातन चैरिटेबल ट्रस्ट का है। उससे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के लाइसेंस का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। तो टूटने का मुख्य ये कारण है, टूटने का मुख्य ये कारण है। अगर कोई उनसे बात करता है तो उसको पर्सनली शुक्ला जी बहुत गंदी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कई व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल है। वो शब्द मैं लाइव में इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रम के अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं निवेशकों से एक बात कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए सरकार, और सीआरसी और सरकार के बीच में और सहारा के बीच में एक जो लाइन है इस तरह से जुड़ चुकी है, जैसे हमने कई उंगलियों को ऐसे जोड़ा और मुट्ठी बनाई, तो इस तरह से आज मुट्ठी तैयार हो चुकी है। अब हमारा आपका दायित्व है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार
में आप लोग अप्लाई करिए। अब जो पोर्टल आ गया है तो उस पर भी करिए, वेबसाइट है सीआरसी का उस पर भी करिए। और बाकी लोगों से अनुरोध है कि जो ऑनलाइन सिस्टम को काम करना नहीं जानते हैं, या सुदूर कहीं देहात एरिया में रह रहे हैं, या शहर के छोटे से ऐसे कस्बे में हैं जहां साइबर कैफे नहीं है और आप लोगों को ऑनलाइन काम नहीं करने आता है, तो ऐसे तमाम लोगों को मैं बोलूंगा हर हालत में ऑफलाइन यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप अपना जरूर अप्लाई करिए। सेंट्रल रजिस्ट्रार में कौन से अप्लाई करेंगे मैं बोल देता हूं एक सेकंड में। जिस सर्टिफिकेट के पीछे लिखा हुआ होगा सोसाइटी लिमिटेड, वो समझ लेना कि सीआरसी में अप्लाई होगा। जैसे उदाहरण तौर पे सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, तो सोसाइटी लिमिटेड लास्ट में है। जैसे मेरा नाम अनिल सिंह है तो टाइटल क्या हुआ सिंह, फर्स्ट नेम क्या हुआ अनिल। तो इसी तरह मैंने बोला सर्टिफिकेट के पीछे पढ़िए सोसाइटी लिमिटेड लिखा हुआ है। तमाम ऐसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ गलतियां जो है उसको मैं सुधार देता हूं आपके चैनल से, लोग उसको समझ लें। ओरिजिनल सर्टिफिकेट कोई नहीं अप्लाई करेंगे, कोई नहीं, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने आपसे मांगा भी नहीं है। कोई नोटिफिकेशन सीआरसी ने अप्लाई जारी नहीं किया है जनहित या जनहित में किसी भी पेपर के थ्रू या किसी भी पोर्टल में कि आप ओरिजिनल हमको भेजिए। तो जहां तक मैं कहूं कि आपको सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी देना है, पैन कार्ड का फोटोकॉपी देना है, आधार का फोटोकॉपी देना है, आपके बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी देना है, और एक कैंसिल्ड चेक, एक पेज जो है एक चेक आपको दे देना है। इतना आप बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दीजिए। और उसके बाद में वो जो कागज है रजिस्ट्री करने वाला वो आप संभाल करके रखिए। और एप्लीकेशन में आप अपना नाम, पता और फोन नंबर, ईमेल आईडी वो जरूर आप लिखें कि ताकि जब सेंट्रल रजिस्ट्रार आपको जब रिसीव करे तो आपको एक अच्छी मैसेज वहां से दे। और अभी जो मैं ये जो देख रहा हूं इसमें जो सेंट्रल रजिस्ट्रार और सहकारिता मंत्रालय की जो मिली जुली जो जानकारियां हैं उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि ई-केवाईसी को आपको दुरुस्त कर लेना है सभी पॉलिसी होल्डर को। जो भी आप वेबसाइट के थ्रू सेंट्रल रजिस्ट्रार में अप्लाई करें या पोर्टल के थ्रू, हर हालत में आपका ई-केवाईसी, देख लीजिए यहां लिखा हुआ है ई-केवाईसी, एकदम आपका दुरुस्त रहना चाहिए। क्योंकि आधार और बैंक अकाउंट लिंक है, अगर उसमें कोई कमी पाई जाएगी तो आपका पेमेंट रोक दिया जाएगा। इतना अच्छी तरह से तो आप क्लियर लोग समझ। और हाँ, किसी बहुत कुछ अभी मैं कुछ चैनल पे मेरा इंटरव्यू चल रहा था, जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ साथी थे, उन्होंने जूम पे हमारी पिछले सप्ताह 2 बार मीटिंग कराई। तो जो मैं सुन रहा हूं कि दिक्कत क्या है, पॉलिसी होल्डर का जो है नाम अलग है, बैंक अकाउंट में नाम अलग लिखा हुआ है, पैन में नाम कुछ अलग है, आधार में कुछ नाम अलग है, ये किसी किसी लोगों का है मैटर। तो अभी आपके पास समय है, मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों का नाम में कोई अंतर है, आधार कार्ड में कुछ और नाम है, बैंक के पासबुक में कुछ और नाम है, या सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है, बैंक के पासबुक में कुछ नाम है, तो कृपया इसको सुधार लीजिए। क्योंकि अगर नहीं सुधारेंगे उस वक्त आपका पेमेंट पेंडिंग हो जाएगा। फिर आप सरकार को या सेंट्रल रजिस्ट्रार को दोष ना दें तो अच्छा रहेगा। और इसमें आपका सहयोग, आप जैसे मीडिया का सहयोग, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया और तब हम आज जनता के लिए रूबरू हैं और जनता को हम आज कुछ जानकारी दे पा रहे हैं। इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से मैं ज्यादा कहता हूं, अगर मीडिया नहीं होती तो शायद आज हम सरकार के किसी भी चीजों को, जनता के एक एक पब्लिक को हम जानकारी नहीं दे पाते। इसमें हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।